हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने एनपीसीआईएल के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके तक कि कैसे होता है इंटरव्यू और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इससे पहले स्टार्ट करूं, मैं ये बता देता हूं कि ये साइंटिस्ट ऑफिसर सी की पोजीशन, साइंटिस्ट सी पोजीशन जो मिलती है गेट के थ्रू, उसकी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम में। ठीक। इस पे जो क्या बोलते हैं बेसिक रहता है वो 5600 वाला रहता है, वही वाली पोजीशन है ये। तो क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, इस पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब अंदर गया था मैं, तो उन्होंने फ़ाइल मांगी थी और उस पर मैंने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी जो मैं डिफेंड नहीं कर सकता था। ऐसे सर्टिफिकेट्स, मास्टर्स की डिग्री, सब कुछ उसमें था और मैं डिफेंड कर पाने की स्टेट में नहीं था। मास्टर्स के सब्जेक्ट रिवाइज़ नहीं किया था मैंने, और मतलब कुछ भी नहीं था। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता था, मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, या तो फिर उसको डिफेंड नहीं कर सकता था। बस फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट करना है, पाना है करके मैंने कर दिया था, है ना। मास्टर्स भी मैंने बताया नहीं था, अंदर जाने के बाद वो रिवील हो गया गलती से। तो वो एक ब्लंडर हुआ था मेरे से। तो उससे मैं ये मतलब सिखाना चाहूँगा आपको कि जब भी आप कोई फ़ोल्डर लेके अंदर जाएं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही डॉक्यूमेंट रखें जो जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक अलग से फ़ोल्डर बना लें, उसको लेके जाएं। मैं ऐसा नहीं किया था, मैंने पूरा मेन फ़ोल्डर लेके चला गया था। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा था उसमें नहीं लिखा था कि मैं मास्टर्स किया हूँ, तो वो वैसे ही टाइप से प्रिपेयर्ड थे। लेकिन जब अंदर गया तो एक पर्सन ने मेरा छीन लिया फ़ोल्डर, और मैं फ़ोल्डर लेके भी नहीं जाने वाला था, लेकिन किसी बाहर ने, जो गार्ड था वो जो अंदर भेज रहा था, वो बोला नहीं आप लेके जाइए, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं लेके गया, नहीं तो मैं ऐसे लेके नहीं जाने वाला था। जैसे ही अंदर गया उन्होंने एक छीन लिया, मैं लाभ पता लग जाएगा करके, और उन्होंने खोल के देखा। फिर मैं जब चेयरमैन ने पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या कर रहे थे, तो मैंने मास्टर्स बोलना पड़ा मेरे को, तुरंत मैंने आंसर चेंज किया, नहीं तो मैं नहीं बोलने वाला था। तो उन्होंने बोला नहीं आपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो लिखा नहीं है। तो मैंने क्या आंसर दिया कि सर इस पोस्ट के लिए रेलिवेंट नहीं थे मास्टर्स की डिग्री, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया, और मैं सर कॉन्फिडेंट नहीं था उसके सब्जेक्ट्स को लेके, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया। अब ये मेरे को लगा सही आंसर है एक तरीके से, जो उनको मतलब सेटिस्फाई करे, ऐसा ऑफेंसिव फील ना करें वो। तो ये एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों को स्पेशली बोलूँगा कि कभी भी अंदर जाएं, फ़ोल्डर लेके जा रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे डॉक्यूमेंट रखें जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो कि आप पीडीएफ है, इस पे मैंने लिखा है साइड में। पहले जूम करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 50 से 55 मिनट का था मेरा इंटरव्यू, और इस पे खाने पीने वगैरह का सब दे देते हैं बाहर, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब हो जाता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। अंदर सीधे घुसने के बाद की बात कर रहा हूँ, 50 से 55 मिनट। अब इस पर मेरे को याद नहीं 7 मेंबर्स थे कि 6 मेंबर्स थे, मोस्ट प्रोबेबली 6 थे, है ना। 5+1 मतलब 5 मेल्स थे, एक मैडम थी। उनमें से 5 में से एक चेयरमैन थे, बाकी 4 टीचर्स लग रहे थे, मतलब टीचर्स के एज के लग रहे थे, है ना, ऑफिसर्स। अब स्टार्ट करते हैं। तो सीएम मतलब कि यहाँ पे चेयरमैन है। चेयरमैन ने पहले क्वेश्चन पूछा कि आज मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो मैंने जैसे बताया कि बी करने के बाद मैं पकड़ा गया था उधर, तो मेरे को बताना पड़ा कि मैंने मास्टर्स किया है। उसके बाद बोला मैंने कि मैं गेट देख के एआई में काम कर रहा हूँ, और फर्दर मैं ये जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आया हूँ, ऐसा मतलब मैंने बताया कि क्या क्या कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा तो मैंने ऐसा बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या आपका काम है एआई में। एआई में मैंने अपना काम बताया, नेविगेशन का वही लैंडिंग वगैरह से रिलेटेड सब कुछ बताया, इक्विपमेंट्स बताए, और किस टाइप का काम होता है मेरे यूनिट में वो सब बताया। ये पढ़ के गया था। अब फिर उन्होंने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल हो। तो मैंने बोला अब 4-5 सब्जेक्ट ले लिए, इजी वाले, जानबूझ के मैंने इजी बोले, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल नेटवर्क, ऐसा करके मैंने बोला, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती का टफ़ नहीं बनाना चाहता हूँ इंटरव्यू, है ना। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिलेक्शन चाहिए बस, है ना, उससे मतलब है। तो मैं ज़बरदस्ती कम्युनिकेशन EMT बोल के टफ़ नहीं करना चाहता था इंटरव्यू, मैं चाहता था ईजी ही रहे। जानबूझ के मैंने इसलिए ये वाले सब्जेक्ट बोले, ऑल्दो मुझे बाकी सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ के अब इतना पढ़ लिया था कि वो उसमें भी कंफर्ट आ गई थी, पर मैंने जानबूझ के ईजी सब्जेक्ट बोले। ठीक है, फिर
उन्होंने बोला, चेयरमैन ने ही बोला, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बनाओ। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कहाँ? पीछे ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड में भेज दिया मेरे को। सामने टेबल थी, छोटी सी टेबल थी, उसमें 5-6 लोग बैठे होंगे, 6 लोग मानते हैं अभी, है ना, 7 नहीं थे मेरे को जितना पता है। 6 में से एक मैडम है, बाकी सारे हैं। और उन्होंने मेरे को फिर उसके बाद इतना पूछने के बाद पीछे भेज दिए। और पीछे मेरे को अब मार्कर लेके शुरू में, ठीक है। अब पूरा इंटरव्यू जो है मैं खड़ा होकर पीछे वहाँ समझा रहा हूँ वाइट बोर्ड में, बाकी सारे बैठे हैं। अब ऐसा इमेजिन करना। तो उन्होंने ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बोला, ट्रांजिस्टर बनाया मैंने, उसमें स्विच का 0-1 दे के मैंने बोला कि कब एज अ स्विच काम करता है ना, सैचुरेशन और कट ऑफ वाला बताया मैंने। फिर उसके बाद एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स एज अ स्विच, ये भी बता दिया अभी मैं। वाई यू वाना लीव योर करंट जॉब, ये बाद में आया था, ये मैं बताता हूँ आपको जब पूरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था, जब पूरा राउंड हो गया था एक, तब ये लास्ट में आया था। तब उसके बाद जब मैं पहुँचा था तभी मैं बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, और भी 1-2 क्वेश्चन पूछे, मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसके बाद इन्होंने P1 पे दे दिया, पर्सन 1 पे अपने राइट में। उन्होंने पूछा डायरेक्टिविटी क्या होती है। डायरेक्टिविटी मैंने वो एंटीना बनाया और उसमें बोला जितना गेन मिलता है आइसोट्रॉपिक एंटीना के रिस्पेक्ट में, उसको अपन नहीं सॉरी, ये तो गेन बता रहा हूँ मैं। डायरेक्टिविटी मतलब कि कितना एक ही डायरेक्शन में रेडिएशन होता है, उसको डायरेक्टिव बोलते हैं। जितना ज़्यादा मतलब एक डायरेक्शन में नैरो बीम देता है वो, तो उसको उतना ज़्यादा डायरेक्टिव बोलते हैं। तो डायरेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कितना, किस डायरेक्शन में रेडिएशन जा रहा है। ऐसे ही बताया था मैंने, कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं बताई थी। फिर प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन मतलब मैंने बताया था इस पर, वही एंटीना लगा के एक डायरेक्शन में बीम बना दी थी और दूसरा एंटीना बनाया था, फिर उसमें और पतली कर दी थी मैंने तो बीम को। तो उससे बोला कि ये ज़्यादा डायरेक्टिव है जो पतला बीम वाला है, और मोटा बीम वाला कम डायरेक्टिव है। एक डायरेक्शन में ज़्यादा दूर तक एकदम नैरो पल्स देता है, वो ज़्यादा डायरेक्टिव है, ऐसा बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा रडार कैसे वर्क करता है, क्योंकि एंटीना थोड़ा रडार टाइप में मैंने बना दिया था। तो उन्होंने पूछा रडार कैसे काम करता है, तो मैंने वो प्रिंसिपल बताया और मतलब ट्रांसपॉन्डर वाला भी बताया, और सेकेंडरी रडार और प्राइमरी रडार दोनों बताया था। प्राइमरी रडार में पल्स भेजता है, ये टकरा के वापस आता है, उसके जितना टाइम लगा उसको स्पीड ऑफ लाइट से जाता आता है तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला लगा के निकाल लेते हैं। और सेकेंडरी रडार में ट्रांसपॉन्डर रहता है, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन रहता है। तो इतना मैं बताया था उसमें उनको। फिर डुप्लेक्सर देखें उसमें मतलब रडार में डुप्लेक्सर भी यूज़ होता है। तो डुप्लेक्सर किस लिए होता है, तो वो ट्रांसमीटर और रिसीवर को सेपरेट करने के लिए रहता है, ये मैंने बताया उनको, है ना। तो और वो कहाँ रहता है ये भी पूछ रहे थे, तो एंड में रहता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के स्टार्टिंग में, ट्रांसमीटर के एंड में। तो ये P1 का क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चंस थे मेरे को याद नहीं, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने P2 को ट्रांसफ़र किया। फिर उन्होंने बोला क्या ओपैम्प वगैरह के बारे में जानते हो, क्या होता है। तो मैं लीनियर डिवाइस ऐसा ऐसा करके बोला, और डिफरेंट टाइप के एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो हेल्पफुल होता है। तो वो ऐसा एक डिवाइस है, ऐसा एक्टिव डिवाइस ऐसा बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि ये मेरे पास इनपुट है सिग्नल, एक साइनसॉइडल वेव है, और मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, पॉजिटिव हाफ में एलईडी ऑन और नेगेटिव हाफ में एलईडी ऑफ, मतलब एक ब्लिंकिंग इफेक्ट चाहिए था उनको। तो मैंने थोड़ा देर सोचा, फिर उसके बाद एक ये वाला सर्किट बना दिया जिसमें एक कंपैरेटर है, देख रहे हो। V1 मैंने एक इनपुट सिग्नल दे दिया जो मेरे को दिया गया था ये वाला, और दूसरा वाला मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये कंपैरेटर मोड में काम कर रहा है। तो V1 जब 0 से बड़ा होगा, मतलब ये वाले साइड में रहेगा तो एलईडी ऑन रहेगी, और ये वाले साइड में रहेगा तो एलईडी ऑफ रहेगी। मतलब कंपैरेटर आउटपुट 1 और 0 देगा, उसी हिसाब से इस एलईडी को ग्लो करा दिया था, जैसे देख रहे हो। तो एक ब्लिंकिंग इफेक्ट भी आ गया था। कन्विंस्ड लग रहे थे तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर इसी सर्किट में उन्होंने क्या किया, एक डायोड घुसा दिया, बीच में डायोड रहेगा। तो मैंने बोला कि डायोड ऑन ऑफ होगा डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर, है ना। और इस समय वो बोल रहे थे कि पूछे थे कि डायोड का आउटपुट क्या होगा। तो डायोड के आउटपुट जैसे देख रहे हो, डायोड ऑन रहा तब तक तो एलईडी ऑन रहेगा, लेकिन जैसे ही डायोड ऑफ रहेगा ये लटक जाएगा हवा में, इसको कुछ इनपुट नहीं मिलेगा क्योंकि डायोड ऑफ हो जाएगा। तो मैंने बोला, तो सर ने पूछा क्या आउटपुट क्या रहेगा, तो मैं बोला फ्लोटिंग रहेगा सर करके। तो अब कन्विंस लग रहे थे वो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हम मोस्टली साइन वेव क्यों यूज़ करते हैं। तो साइन वेव मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी रहती है, और उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपन तो ईजिली हो जाता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह, और हार्मोनिक्स वगैरह नहीं रहते हैं इसलिए, और आसानी से इसको क्रिएट भी करा जा सकता है फंक्शन जनरेटर वगैरह से। इसमें भी कन्विंस लग रहे थे सर।
फिर उसके बाद IC 741 के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे। तो आइडल केस का अलग होता है, इनफाइनाइट, ज़ीरो, इनफाइनाइट वगैरह रहता है, लेकिन जब आप इसमें प्रैक्टिकल केस में जाएंगे तो कुछ मतलब फाइनाइट रहती है। तो मैंने ऐसे ही बोला था फाइनाइट रहते हैं सब, गेन वगैरह रहता है वो फाइनाइट रहेगा, बैंडविड्थ फाइनाइट रहेगी, ऐसा टाइप का सब बोला मैंने। तो उन्होंने बोला कि 741 ही क्यों, उसका नाम का क्या मतलब, कोई सिग्निफिकेंस है उसका? तो मैंने बोला सर वही 8 पिन का रहता है, 7 उसमें वर्किंग रहते हैं, 4 इनपुट रहते हैं और 1 आउटपुट रहता है। तो ये मतलब होता है 741 का एग्जैक्टली। 4 इनपुट कौन कौन से रहते हैं, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, प्लस माइनस VCC। ठीक, तो इतना बताने के बाद ये P2 थे। P2 के बाद उन्होंने गए P3 पे। ठीक है, P3 पे क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। तो मैंने वही बताया वहीं खड़े हो, क्योंकि एक में मेमोरी रहती है एक पे नहीं होती है। फिर उस पर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि मेमोरी क्या बोलते हैं, कुछ तो था यार इस पर क्रॉस क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं आ रहा, लिखा नहीं है उसको मैंने इधर पे। वो ऐसा इससे रिलेटेड था कि खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मैं याद आता है तो बताता हूँ। मेमोरी डिज़ाइन, फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा मेमोरी डिज़ाइन का रॉम से रिलेटेड। इस पे मैं थोड़ा अटका था। उन्होंने रॉम बनवाया था तो मैंने डिकोडर के साथ वो जो रॉम बनाने का तरीका होता है, डिकोडर के बाद वो क्रॉस करते हैं और फिर और गेट के थ्रू फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं, वही बताया था मैंने। थोड़ा फंसा था लेकिन उन्होंने हेल्प की थोड़ी, तो इनपुट आउटपुट वैसा मैंने बता दिया था। जितने फंक्शन होंगे उतने ही क्रॉसेस बनेंगे, वैसा टाइप का, मतलब उतने ही और गेट रहेंगे, ऐसा बताया था मैंने। फिर उसके बाद कितने टाइप की मेमोरीज़ होती हैं, तो वही PLA, प्रॉम, स्टैटिक रैम, DRAM, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। बैंडविड्थ क्या होता है ओपैम्प का इन्होंने पूछा। यहाँ पर मैं गलत किया था, मैंने इनको बता दिया कुछ मेगा हर्ट्ज़ में, बल्कि इसकी एक्चुअल बैंडविड्थ रहती है वो 5 हर्ट्ज़ के आसपास रहती है। मैंने यूनिटी गेन वाली एकदम दूर वाली बता दी थी, वो 3 dB वाली पूछ रहे थे। तो यहाँ पे गलत किया मैं, और यहाँ पे अटका था मैं रोम वाले डिज़ाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद वाई इन हाई फ्रीक्वेंसी गेन डिक्रीजेस। हाँ, 741 का कैरेक्टरिस्टिक्स देखे होगे आप, तो आगे चल के वो डिक्रीज़ होता है, तो इंटरनल कैपेसिटेंस के वगैरह से होता है ऐसा, मतलब उस पर रहता है। तो ये रीज़न होता है, पर मैं बता नहीं पाया था उधर। ठीक है, गेन क्यों डिक्रीज़ होता है ये पूछा था। फिर उसके बाद ये जो सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि मेमोरी तो नहीं है, सीक्वेंशियल कोई सर्किट पूछा था उन्होंने, उस पर मेमोरी तो नहीं है फिर भी इसको सीक्वेंशियल सर्किट क्यों बोलते हैं, ऐसा करके बोला। तो मैंने उसमें आंसर दिया था कि मेमोरी को भी अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट के ही कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, इसीलिए वहाँ भी ऐसा बोल सकते हैं कि सीक्वेंशियल भी एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है, पर उसके कनेक्शन ऐसे रहते हैं कि वो सीक्वेंशियल की तरह मेमोरी की तरह बिहेव करता है। हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा वो उन्होंने क्या पूछा था। ये P3 का क्वेश्चन था। P4 वाले ने ज़्यादा नहीं पूछा, उन्होंने पूछा DMA क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वाला। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया। इसमें वही होता है कि माइक्रो प्रोसेसर अपना छोड़ देता है एक्सेस, और वो दे देता है एक DMA कंट्रोलर को। DMA कंट्रोलर बाहर वाले किसी डिवाइस को, मेमोरी को, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को एक्सेस करने को देता है, और ये कौन संभालता है, DMA संभालता है कंट्रोलर। जैसे ही काम हो जाता है एक्सेस फिर वापस बसेस का एक्सेस वापस माइक्रो प्रोसेसर को दे देता है DMA कंट्रोलर। तो ऐसे करके बताया था। फिर उसके बाद उन्होंने ये सर्किट दिया मेरे को, इस पे बोला वेवफॉर्म बनाओ आउटपुट का। तो इजी है, देख रहे हो आप, D पे Q बार लगा हुआ है, तो इनिशियल एक स्टेट मान के 0 Q को मैंने ड्रॉ कर दिया था, है ना, एच। फिर उस पर जब मैंने वेवफॉर्म बनाया था तो उस पर बोले कि इसमें ट्रिगरिंग क्या होती है, तो मैंने पॉजिटिव एज ट्रिगर पे बना दिया था। पॉजिटिव एज ट्रिगर पे बनाया था, इसलिए उन्होंने पूछा ये एरो का क्या मतलब है, तो मैंने पॉजिटिव एज ट्रिगर बताया था। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया था, बुलियन एक्सप्रेशन छोटा सा, उसको रिड्यूस करने के लिए बोला था, तो मैंने वो लिख के रिड्यूस करके दिखाया था। ये P4 था। P5 थी मैडम, है ना, P5 मैडम थी। मैडम ने एकदम चेंज किया सब्जेक्ट, उन्होंने कम्युनिकेशन ला दिया। माइंड यू, मैंने कम्युनिकेशन बोला नहीं था अपने कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स में, लेकिन उन्होंने पूछा। माइक्रो प्रोसेसर भी नहीं बोला था, लेकिन पूछा उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर देखोगे EMT भी नहीं बोला था मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत उससे पूछा, रडार से भी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं PCM वाला ब्लॉक डायग्राम, कम्युनिकेशन का सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाने बोला मैडम ने, तो मैंने वही PCM का जो होता है वही बता दिया मैंने, सैम्पलर, एनकोडर और ये वाला क्वांटाइजर वाला जो रहता है, और फिर उसी को घुमा के लाया रिसीवर वगैरह में भी वैसे ही किया मैंने। ठीक है, तो वो याद था मुझे, तो ये बना दिया मैंने। फिर उसके बाद मैडम ने FM और AM की रेंज पूछी। FM की रेंज तो पता ही है, 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़, वो बताया। AM की रेंज 500 से
1600 के किलोहर्ट्ज़ के बीच रहती है, तो सबको ही पता रहता है अपन सब लोगों को। हाउ एन FM सिग्नल इन टाइम डोमेन लुक्स लाइक। तो मैंने वो सिग्नल बनाए, 2 सिग्नल बनाए, एक कैरियर सिग्नल बनाया, एक मैसेज सिग्नल बनाया और मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाया। जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस के नीचे था वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम कर दी, मतलब दूर दूर कर दिया, और जहाँ ऊपर था वहाँ पास पास कर दिया, ऐसा दिखाया, मतलब ऐसे मॉड्यूलेट कर रहा है वो, ऐसे बताया मैडम को मैं। हाउ डज़ एंड गेट लुक्स लाइक। एंड गेट लुक्स लाइक मतलब कि ये डिजिटल में मैंने लॉजिक फैमिली का यूज़ किया यहाँ पे। लॉजिक फैमिली में जो डायोड रिलेटेड, डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह से बनते हैं ना, वो मैंने बनाने की कोशिश की। इसमें मैं फंसा था, लेकिन मैडम ने हेल्प की थी थोड़ी, तो उसके बाद मैं मतलब सर्किट बना लिया था, उन्होंने देख लिया था बना लिया हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था कि यही है, हो गया करके। मैडम समझ गई कि बन गया करके सर्किट, तो मूव ऑन कर गई वो क्वेश्चन में दूसरे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि वेयर वी यूज़ FM, वेयर यू विल प्रीफर FM ओवर FM ओवर AM। तो वही बताया मैंने, ब्रॉडकास्ट के लिए AM वगैरह के लिए, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए मेरे को ट्रांसमिशन में, तो FM वगैरह का यूज़ करूँगा मैं। तो मैडम कन्विंस लग रही थी। फिर कैप्चर इफेक्ट क्या होता है। कैप्चर इफेक्ट बताया कि वो मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत सारी जगह से मतलब सिग्नल आता है ना एक रिसीवर के पास, तो वो बेस्ट पॉसिबल सिग्नल को कैप्चर करता है, मतलब बेस्ट जिसका स्ट्रेंथ रहेगा उसको वो कैप्चर करता है। तो ये चीज़ बताया था मैंने। फिर मैडम ने आखिरी क्वेश्चन पूछा कि कितने टाइप के डायोड जानते हो और उसका यूज़ बताओ। तो मैं सारे डायोड गिना दिए। नॉर्मल डायोड रेक्टिफिकेशन वगैरह के लिए गिनाया, शॉर्टकी डायोड TTL में यूज़ होता है वो बताया, फिर जेनर डायोड बताया रेगुलेटर वगैरह के लिए। तो इतने में मैडम कन्विंस लग रही थी। वेरिएबल कैपेसिटर वाला भी बताने वाला था मैं, लेकिन फिर रोका अपने आप को, वो मतलब डायोड टाइप का नहीं बोल सकते, तो इसीलिए मैंने फिर टनल डायोड बोल दिया। वो हाई पावर एप्लीकेशन वगैरह के लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में कहीं यूज़ होता है, वो इतना पता है मेरे को। तो टनल डायोड के बारे में बता दिया मैं। उस पर नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला रीजन ज़्यादातर यूज़फुल रहता है, ये ऐसा करके बताया मैं। फिर उसके बाद मैडम ने नेक्स्ट पर्सन के पास भेजा मेरे को, P6। ठीक है, P6 ने मुझे क्या बोला, मोस्टली जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा। टेल अस मोर अबाउट योर जॉब प्रोफाइल, कि किस टाइप का सिग्नल आप रिमोट लोकेशन से अपने साइट से रिमोट लोकेशन लाते हो। तो मैं बताया, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। लाइन के थ्रू मैं लाता हूँ, जनरली पता था मुझे ये चीज़, पर वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। ये टाइप का पैरामीटर हम देखते हैं, सेंटर लाइन सही बराबर दिखा रहा है कि नहीं, मॉड्यूलेशन, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन वगैरह क्या रहता है, वो सब चीज़ें हम रिमोट पोजीशन पे भेजते हैं। तो कैसे भेजते हैं, तो लैन वगैरह के थ्रू भेजते हैं, इंटरनेट के थ्रू या फिर फाइबर के थ्रू, ये सब चीज़ें बताया, पर वो पता नहीं शायद कुछ और जानना चाह रहे थे, इसीलिए कन्विंस नहीं लग रहे थे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बताया। फिर DME के बारे में पूछे। DME एक इक्विपमेंट है जो यूज़ होता है लैंडिंग पर्पज़ के लिए, तो इसके बारे में बताया। इसका प्रिंसिपल भी पूछा उन्होंने। इसका प्रिंसिपल रहता है, रडार के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। जो रडार का क्वेश्चन पूछा था पहले या दूसरे मेंबर ने, वैसे ही काम करता है, पर इसमें रोल रिवर्स रहता है। इंट्रोगेट रडार में कौन करता है, रडार करता है एयरक्राफ्ट को, लेकिन DME के केस में एयरक्राफ्ट इंट्रोगेट करता है, मतलब सिग्नल छोड़ता है DME के पास, DME से फिर रिटर्न लेता है और फिर अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट करता है खुद एयरक्राफ्ट। लेकिन रडार कैसे करता है, रडार सिग्नल भेजता है एयरक्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट नहीं भेजता। एयरक्राफ्ट से टकरा के आती है प्राइमरी रडार के केस में, और जैसा टाइम लगा तो उसको और स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो मिला के रेंज निकालता है फिर, है ना। तो ये प्रिंसिपल मतलब बताया मैंने उनको। फिर उसके बाद यही लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ पैरामीटर्स यू ऑब्जर्व एंड व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय इक्विपमेंट। तो वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के बारे में बताया, उसके पावर वगैरह के बारे में बताया। मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहता है वो, ये बताया। पता नहीं कन्विंस थे कि नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उनका। हाउ यू ब्रिंग साइट डेटा टू रिमोट पोजीशन, ये बताया मैं आप लोगों को, है ना। सब कुछ ये ऐसे ही जो भी ऑफिस में किया है वो ईमानदारी से बताया मैंने। फिर उसके बाद वापस चेयरमैन पे सर्कल घूम के आया, तब मेरे से ये पूछें कि रिलेटेड टू ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग से रिलेटेड कैसी है वहाँ पे पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स वगैरह कैसे हैं AI में, इसके बारे में। फिर उसके बाद वापस आते हैं अपन, वाई डू यू वाना लीव योर करंट जॉब, ऐसा करके कुछ ना कुछ मैं रीज़न बना के गया था कि ऐसे बोल दिया, पे वेल ऐसे वगैरह ऐसे करके कुछ तो भी रीज़न मैं डाल दिया वहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद एक उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जो तुम्हें याद हो जॉब में। तो मेरे को एक इंसिडेंट याद था, बरसात के टाइम पे एक उल्लू बैठ गया था एक एंटीना पे, तो उस वजह से सिग्नल बैठ गया था और इक्विपमेंट बैठ गया था एक। तो वो चीज़ हमको बाद में पता लगी कैमरा वैमरा में देखने के वजह बाद, तो उसके बाद वो अपन जाके उसको हटाए थे।
उल्लू बैठा हुआ था बड़ा सा उस पर एंटीना पे। तो ये इंसिडेंट मैंने बताया। ऑल्दो मैं इस पे नहीं था, मेरे यूनिट वाले थे, मेरे को किसी ने ये स्टोरी सुनाई थी तो मैंने वही चिपका दिया उधर। ठीक है, तो ये मेरे उस समय दिमाग में आ गया, तो मैंने मतलब अच्छा लगा मुझे कि चलो कुछ तो याद था। और जिसने मुझे ये स्टोरी बताई थी उसको थैंक्स बोला था मैं वापस आके कि भाई तुमने बताया था मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही था, 50 से 55 मिनट था और पूरा टाइम मैं वो पीछे खड़ा था और फट 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 इतने सारे क्वेश्चन देख रहे हो आप, चलते गया चलते गया, मुझे पता भी नहीं लगा था कि 50 से 55 मिनट हो गया। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है योर इंटरव्यू इज़ ओवर नाउ, यू कैन लीव। फिर मैं बाहर आके सीधा अपना लेके चला गया था सब कुछ, है ना। फिर यही है। इसके बाद मतलब जो क्वेश्चंस था, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछें, आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो। सब के सब प्रैक्टिकल पूछ दिए। मेरे को तो बहुत कम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे, आप देख रहे हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था ओपैम्प वाला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बाकी सब नॉलेज बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस थे, है ना। तो मे नॉट भी आपके साथ ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। आप हर किसी का अलग अलग इंटरव्यू जाता है, किस्मत की बात होती है इसमें। और फिर उसके बाद मास्टर्स वाला मैं सोच रहा था कि पता चल गया इनको, तो भाई अब तो गए गए इंटरव्यू गया, मतलब ख़त्म है, तो मैं पहले ही मान लिया था। लेकिन उन्होंने इतना लिया नहीं इसको, मतलब सीरियसली लिया नहीं शायद। मैं जो आंसर बोला मे बी कन्विंसिंग इनफ लगा हो उनको। तो उसके बाद मतलब स्मूथ था सब, बाकी सब तो यही क्वेश्चंस थे। होपफुली आपको कुछ सीखने मिला होगा। और वो जो मैं फ़ोल्डर वाली बात बताया वो ध्यान रखिएगा। अटायर मैंने क्या पहना था वो सब तो बता सकता हूँ, अगले कभी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद मैं आपको ऑफ़र लेटर वाला वीडियो दिखा दूंगा, मतलब ऑफ़र लेटर बता दूंगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या नहीं मिलता है, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया लग जाए कि कैसा रहेगा। क्योंकि इसका जो इंटरव्यू का रिज़ल्ट होता है, जिस दिन रिज़ल्ट आता है ना उसी दिन सब कुछ पूरा ये लोग दे देते हैं। मतलब मेडिकल का परफॉर्मा, बॉन्ड का परफॉर्मा, ऑफ़र लेटर, सब कुछ उसी दिन मिल जाता है और तुरंत जॉइनिंग भी रहती है 10-15 दिन में, है ना। तो वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस बताने के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए